वह रंगमंच अपनी पुरानी शान खो चुका था और धीरे धीरे उजड़ गया था। उसके वंशजों में भी अब केवल 2 बूढ़े और कमजोर लोग ही बचे थे। अपने एकांतवास से बाहर आने के बाद महिला का पहला काम था फिर से दुनिया में लौटना। वह पूरे संसार को अपनी शतरंज की बिसात बनाकर पुराने हिसाब किताब चुका करना चाहती थी। लेकिन जब वह रंगमंच पर पहुंची तो उसके वंशजों ने उसे हक समझ लिया। आखिर 80 वर्षों से उस महान पूर्वज का कोई पता नहीं था, इसलिए उन्हें लगा कि यह महिला उनसे धोखा करने आई है। जब महिला ने देखा कि कोई उसकी पहचान पर विश्वास नहीं कर रहा तो उसने धीरे से अपनी उंगली बूढ़े व्यक्ति के माथे पर रख दी। अगले ही पल उसकी दादी के साथ बिताई गई तमाम यादें उसके मन में उमड़ पड़ी। तभी उसे एहसास हुआ कि उसके सामने खड़ी महिला वही है जिसे वह कभी अपनी दादी कहकर पुकारता था। दादी, मैं मोह परिवार की रक्षा नहीं कर पाया और न ही इस भवन की। महिला ने उसे डांटा नहीं, क्योंकि वह जानती थी कि वह बहुत लंबे समय तक अनुपस्थित रही थी। इसी कारण बहुत से लोग उनके रंगमंच को कमजोर समझकर सताने लगे थे। लेकिन अब जब वह लौट आई थी तो यह सब अतीत बनने वाला था। इसके बाद उसने बूढ़े व्यक्ति को आदेश दिया कि वह बाहर जाकर अनंत ज्योति वाला दीपक जला दे। यह सुनते ही बूढ़ा घबरा गया। उसे अपने पिता की बात याद थी कि जिस दिन यह दीपक जलेगा उस दिन पूरे मार्शल आर्ट जगत में बड़ा तूफान खड़ा हो जाएगा। लेकिन महिला ने सिर्फ इतना कहा कि जैसा कहा गया है वैसा ही कर। अब जबकि वह लौट आई थी तो रंगमंच को फिर से अपनी पुरानी रौनक हासिल करनी ही होगी। जैसे ही दीपक जलाया गया, 4 बड़े परिवारों में से झाओ परिवार को सबसे पहले इसकी खबर मिली। उन्होंने तुरंत बाकी 3 परिवारों को बैठक के लिए बुला लिया। यह समाचार सुनकर बाकी तीनों परिवार भी स्तब्ध रह गए, क्योंकि उनके पूर्वजों द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार दीपक जलने का मतलब था कि उनका स्वामी वापस लौट आया है। और उस समय चारों परिवारों को अपनी अपनी एक बेटी रंगमंच में विवाह के लिए भेजनी होगी। लेकिन 100 साल बीत चुके थे। वे सभी मान चुके थे कि उनका स्वामी बहुत पहले मर चुका है। इसके अलावा वे इतने वर्षों से स्वतंत्र जीवन जी रहे थे कि अब किसी के अधीन रहना नहीं चाहते थे। अचानक स्वामी के लौटने की खबर सुनकर तीनों परिवारों ने उस पुराने वचन को मानने से इनकार कर दिया। केवल झाओ परिवार का मुखिया ही उनकी इस कृतज्ञता से नाराज था। उसने उसी समय निर्णय लिया कि वह अगले दिन अपनी बेटी को लेकर रंगमंच में स्वामी से मिलने जाए। हालांकि बाकी तीनों परिवार विद्रोह करना चाहते थे, लेकिन उनके मन में यह डर भी था कि कहीं स्वामी सचमुच लौट न आया हो। बहुत सोचने के बाद उन्होंने भी अपनी अपनी बेटियों को साथ लेकर रंगमंच जाने का फैसला किया। उधर महिला आराम से अपने वंशज को शिक्षा दे रही थी। उसने 100 वर्ष के बूढ़े व्यक्ति को दूसरी मंजिल से कूदने का आदेश दिया। इसी दौरान चारों बड़े परिवार रंगमंच पर पहुंच गए। 100 साल बाद मैं देखना चाहती हूँ कि क्या ये चारों परिवार पहले जैसे ही हैं। लेकिन उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि माँ परिवार की हालत इतनी खराब हो चुकी होगी। वहाँ केवल 100 साल का बूढ़ा और एक मूर्ख युवक बचा था। यह देखकर उनके चेहरे तुरंत बदल गए। एक लड़की ने तो सीधे युवक का मजाक उड़ाते हुए कहा कि वह एक मूर्ख है और विवाह के योग्य नहीं है। बाकी लोग भी उसका साथ देने लगे। जब बूढ़े व्यक्ति ने देखा कि वे उसके पोते का अपमान कर रहे हैं तो वह महिला द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार उन्हें दंड देना चाहता था। लेकिन तभी परिवार के मुखिया ने उसे जोरदार थप्पड़ मार दिया और गुस्से में बोला, तुम एक नौकर होकर हमें नियम सिखाने की हिम्मत कैसे करते हो। उसी समय झाओ परिवार का मुखिया आगे आया। उसने सबको एहसान फरामोश कहा और उनके व्यवहार की निंदा की। लेकिन बदले में उसे और भी ज्यादा अपमान सहना पड़ा। यहाँ तक कि उन्होंने मोह परिवार के साथ 100 वर्ष पुरानी विवाह प्रतिज्ञा भी तोड़ दी। कोई भी अपनी बेटी की शादी एक मूर्ख युवक से नहीं करना चाहता था। लेकिन तभी झाओ परिवार की बेटी आगे बढ़ी और दृढ़ता से बोली, मैं उससे विवाह करने को तैयार हूँ। उसकी बात सुनते ही बाकी तीनों परिवार जोर जोर से हंसने लगे। उन्होंने कहा कि झाओ परिवार पागल हो गया। एक मूर्ख लड़के के लिए वे अपने पूरे परिवार का भविष्य बर्बाद कर रहे हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने झाओ परिवार की बेटी और उस युवक को तुरंत साथ भेज देने की मांग कर दी ताकि बाद में वे अपना फैसला न बदल सके। तीनों परिवारों के लगातार दबाव के सामने झाओ परिवार के मुखिया ने पुराने उकारों का आरण चुकाने के लिए यह अपमानजनक शर्त भी स्वीकार कर ली। जब बाकी तीनों परिवार उन पर खुलकर हंस रहे थे तभी अचानक मंच से एक ठंडी आवाज गूंजी, कौन कह रहा है कि यह विवाह नहीं होगा। 100 वर्ष पहले तुम लोगों के पूर्वज मेरे सामने सिर झुकाकर खड़े रहते थे, लेकिन आज केवल झाओ परिवार ही अपने वचन पर कायम है। आज से चारों दास परिवारों में से केवल एक परिवार बचेगा। महिला की बात सुनकर तीनों परिवार क्रोध से भर उठे। उन्होंने तुरंत उससे अपनी पहचान साबित करने को कहा और चिल्लाकर बोले कि उसे उनके भाग्य का फैसला करने का कोई अधिकार नहीं है। लेकिन जैसे ही उनकी बात समाप्त हुई, महिला दिव्य प्रकाश से घिरी हुई पर्दे के पीछे से धीरे धीरे बाहर आई और जब तीनों परिवारों ने उसका चेहरा साफ देखा तो उनके चेहरों का रंग उड़ गया।